गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर कैपिटल बजटिंग का 5th नंबर का एंड 6th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है। एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, देन बीबीए, एमबीए एंड सीए के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। Caltex Limited is considered to start new project. The setup cost of new project is 4 lakh. Having project life 5 years, the project will not generate any residual value at the end of the life. Following are cash inflow which expected from project, which are before providing tax. Depreciation का rate है 20% on original cost और यहाँ पर हमें कैश इनफ्लो 5 इयर्स का दिया गया है। 1,70,000, 2 लाख, 1,60,000, 1,60,000 एंड 80,000 हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट सिंपल एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो पहले हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। सेकंड कैलकुलेशन है कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। एंड थर्ड कैलकुलेशन हमें पूछा है कि हमें एडवाइस देनी है। एडवाइस द मैनेजमेंट वेदर टू गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12% है। टैक्स का रेट जो है 30% है। तो फर्स्ट हम सिंपल पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, देन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल पे बैक पीरियड। तो सिंपल पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कॉलम हमने ईयर का लिया, सेकंड कॉलम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लिया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट की गिवन फिगर से प्रॉब्लम में वही हमने यहाँ पर ली है। 1,70,000, 2 लाख, 1,60,000, 1,60,000 एंड 80,000। नेक्स्ट हमने 30% टैक्स निकाला है। तो ये जो 30% टैक्स है ये हमने जो प्रॉफिट के अमाउंट है उसके ऊपर निकाला है। मतलब 1,70,000 के ऊपर 30% 51,000, देन 2 लाख के ऊपर 30% 60,000, 1,60,000 के ऊपर 30% 48,000, अगेन 1,60,000 के ऊपर 30% 48,000 एंड 80,000 के ऊपर 30% मीन्स 54,000। अभी हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है। पीएटी मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये माइनस करके निकाला है। 1,70,000 में से 51,000 माइनस करके ये अमाउंट हमने निकाली 1,19,000। सेकंड ईयर की 1,40,000, 2 लाख में से 60,000 माइनस करके। थर्ड ईयर की 1,60,000 में से 48,000 माइनस करके निकाला 1,12,000। देन अगेन 1,12,000 क्योंकि सेम प्रॉफिट एंड सेम टैक्स के अमाउंट है। एंड लास्ट ईयर की 80,000 में से 24,000 माइनस करके 56,000। अभी डेप्रिसिएशन जो है फिक्स है 20% और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20%। तो 4 लाख के ऊपर 20% मतलब 80,000। तो हर एक ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लेना है 80,000, हर एक ईयर में 80,000 लिया। अभी हम कैश इनफ्लो निकाल रहे हैं। तो कैश फ्लो जो होता है ना उसमें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। सो कैश फ्लो जो है ये हमने ऐड करके निकाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन की फिगर जो है वो ऐड की है। मतलब हर एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 80,000 ऐड करके हमने कैश फ्लो निकाला है। तो फर्स्ट ईयर का 1,19,000 में हमने 80,000 ऐड किए तो 1,99,000। सेकंड ईयर का हमने 1 लाख सेकंड ईयर का 1,40,000 में 80,000 ऐड करके 2,20,000। थर्ड ईयर का 1,12,000 में 80,000 ऐड करके 1,92,000। फोर्थ ईयर का सेम आएगा क्योंकि 1,12,000 में 80,000 ही ऐड होंगे। एंड लास्ट ईयर का 56,000 में 80,000 ऐड करके 1,36,000। अभी क्यूमुलेटिव फ्लो निकाला। फर्स्ट ईयर का 1,99,000, सेकंड ईयर का उसमें 2,20,000 ऐड किए तो 4,19,000। थर्ड ईयर का 1,92,000 ऐड करके
6,11,000, फोर्थ ईयर का 6,11,000 में 1,92,000 ऐड करके 8,03,000 एंड लास्ट ईयर का 8,03,000 में 1,36,000 ऐड करके 9,39,000। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाला। अभी हम पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो पे बैक पीरियड के लिए देखिए हमारी जो 4 लाख की अमाउंट है वो कौन से साल में रिकवर हो रही है, तो सेकंड ईयर में हमारे अमाउंट 4 लाख से ज्यादा हो गई, 4,19,000 हो गई, मतलब 1 ईयर फुल कंप्लीट पकड़ने का है हमें और सेकंड ईयर के कुछ मंथ लेने के हैं। सो हमने पे बैक पीरियड किस तरह से निकाला, तो हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, मतलब हमारी जो आउटफ्लो था कैश का 4 लाख, उसमें से हमने फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव फ्लो माइनस किया और सेकंड ईयर का कैश फ्लो से उसको डिवाइड किया। तो 4 लाख में से 1,99,000 माइनस करके बैलेंस अमाउंट आई हमारी 2,01,000, उसको हमने 2,20,000 से डिवाइड किया। तो इसका आंसर हमारा आया 11 मंथ या फिर 1.91 ईयर्स। 1 मतलब ये 1 है और आगे का जो कैलकुलेशन है ना उसका आंसर 0.91 आया। सो यहाँ पर हम 11 मंथ, 1 ईयर एंड 11 मंथ इस तरह से लेंगे तो, या फिर 1.91 ईयर ऐसा लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ है पे बैक पीरियड का। अभी सेकंड कैलकुलेशन हमें करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो डिस्काउंटेड फैक्टर हमें यहाँ पर दिया गया है, तो वो फैक्टर लेके हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंटेड फैक्टर जो है वो यहाँ पर दिया गया है 12% का। तो 12% डिस्काउंटेड फैक्टर लेकर हमें कैलकुलेशन करना है। तो डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको कैल से शेयर करके बताया है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 30% डिस्काउंटेड फैक्टर नहीं है, 30% नहीं है, तो डिस्काउंटेड फैक्टर कितना है, 12% है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमें 12% डिस्काउंटेड फैक्टर लेना है, 30% नहीं लेना है। तो मैंने कैलकुलेटर शेयर करके आपको डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे निकालते हैं वो पहले से ही बताया है। पहले जो वीडियोस है हमारे, या फिर मैंने जो सक्सेस पब्लिकेशन की वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन ले रही हूँ, कैलकुलेशन करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको ओरली बता रही हूँ। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 और इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए तो आपको आंसर आएगा 0.8928, आगे 5 आएगा। सो हमने कितना लिया, 0.8929 लिया। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, फिर आपको अगली अमाउंट मिल जाएगी। तो अगली अमाउंट आई है हमारी यहाँ पर, तो अगली अमाउंट आपकी आई है 0.7972। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो 0.7118, अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो 0.6355 और अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो 0.5674। इस तरह से हमने डिस्काउंटेड फैक्टर निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1.12 से। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट कर दिया कि ये 30% नहीं है, 12% है। तो कैश फ्लो जो है उसकी अमाउंट पहले कॉलम में हमने ली, जो ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट कैलकुलेशन था वहां पर कैश फ्लो हमने निकाला था। तो कैश फ्लो की अमाउंट हमने ली 1,99,000, 120, 1,92,000। तो देखिए यहाँ पर हमने 12% से लिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 30% नहीं है, 12% है। तो 12% से हिसाब से हमने 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करके इस तरह से ये डिस्काउंटेड फैक्टर निकाले। कैश फ्लो जो है ऑलरेडी हमारा हमने फर्स्ट कैलकुलेशन में किया था वो लिया। अभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके ले रहे हैं डिस्काउंटेड फैक्टर आफ्टर टैक्स का। तो डिस्काउंटेड फैक्टर आफ्टर टैक्स का 1,99,000 इंटू 0.8929, तो आंसर आया 1,77,687। देन 2,20,000 इंटू मल्टीप्लीकेशन करके
0.7972, तो आंसर आया 1,75,384। देन इनका मल्टीप्लीकेशन किया हमने 1,92,000 इंटू 0.7118, तो आंसर आया 1,36,666। देन हमने 1,92,000 को 0.6355 से मल्टीप्लाई किया, 1,22,016। देन 1,36,000 को 0.5674 से मल्टीप्लाई किया, 77,600 सॉरी 166। इस तरह से हमने डिस्काउंटेड फैक्टर आफ्टर टैक्स निकाला। अभी हम क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो इसके लिए फर्स्ट ईयर का वैसे आएगा, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के इस अमाउंट में ये अमाउंट ऐड होगी, तो 3,53,771 आएगा। देन इसमें ये अमाउंट ऐड होगी, तो 4,89,737 आया। इसमें ये अमाउंट ऐड होगी, तो 6,11,753 आया। एंड लास्ट ईयर की ये अमाउंट ऐड करके लास्ट ईयर का क्यूमुलेटिव फ्लो आया 6,88,919। अभी हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। तो जो 4 लाख के अमाउंट है वो 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब थर्ड ईयर में 4 लाख से ज्यादा हुई है, तो 2 ईयर्स हम पूरे लेंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमने 2 ईयर्स पूरे लिए 2 प्लस कैलकुलेशन करना है। जो हमारा 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम सेकंड ईयर का जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो माइनस करेंगे, तो उसका आंसर आया 46,929। और उसको हम थर्ड ईयर के डिस्काउंटेड फैक्टर सॉरी डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर आया 2 ईयर्स कंप्लीटेड है। और ये जो आगे का कैलकुलेशन है उसका आंसर आया 4 मंथ, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं 2.34 ईयर्स, क्योंकि उसका जो आंसर है वो पॉइंट में आ रहा है। सो 2.34 ईयर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंटेड फैक्टर से डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन किया। फर्स्ट सिंपल पे बैक, सेकंड डिस्काउंटेड पे बैक। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, वही अमाउंट हमें नीचे लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया है, तो इसकी टोटल जो है यही कॉलम हमें नीचे लेना है। तो कैश फ्लो हमारे पास है, ये कॉलम हम लेंगे कैश फ्लो का। देन 12% से डिस्काउंटेड फैक्टर जो है उसका कॉलम लेंगे, मतलब ये कॉलम लेंगे। देन ये जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम है ये लेंगे, या फिर आप ये लेकर उसकी टोटल करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने यही से ये कैलकुलेशन लिया है। तो फर्स्ट कैश फ्लो का कॉलम लिया, सेकंडली हमने डिस्काउंटेड फैक्टर एट 12% का कॉलम लिया, देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का ये कॉलम लिया, और इनकी टोटल आई 6,88,919, जो ऑलरेडी हमें ऊपर भी लिखी हुई है। तो वही अमाउंट हमने यहाँ पर ले ली। अभी सिर्फ क्या करना है, ये जो लास्ट की टोटल है ना उसमें से 4 लाख क्या करने हैं, माइनस करने हैं। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमें 6,88,919 में से 4 लाख माइनस करने हैं। तो माइनस करके नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 2,88,919। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए हमें इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, मतलब 4 लाख से डिवाइड करना है। तो आंसर आया 1.7223, यानी कि 1 से ज्यादा है। तो हम सजेशन देंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है 0 और 1 से ज्यादा है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लास्ट में सजेशन दे दी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है net present value is greater than 0 and profitability index is greater than 1. So management of Caltex Limited should accept the project and go for it. यहाँ पर हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम है 5th नंबर का।
और ये उसका सॉल्यूशन है। सिंपल पे बैक पीरियड, देन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड सजेशन। अभी हम 6 नंबर का प्रॉब्लम दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल अजमेर is considered to purchase X-ray machine. The cost of machine 80 lakh, projected life of its 8 years, and to be depreciated on straight line method. The machine will have salvage value 8 lakh. मतलब 8 ईयर के बाद अगर उनको सेल करेंगे तो उसकी 8 लाख रुपीज की वैल्यू आएगी। The annual operating cost of machine 7,50,000. उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7,50,000। The expected generated revenue 30,000 per year. उसमें से हमें 30 लाख है, 30 लाख पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट होगा फॉर 8 years, 8 साल के लिए। Presently, hospital is outsourcing for X-ray work and earning commission income of rupees 12 lakh per year net of taxes. हाल ही में मतलब अभी की जो स्थिति है उसमें जो हॉस्पिटल है वो क्या करता है, एक्सरे का आउटसोर्सिंग करता है, मतलब बाहर से एक्सरे का काम करवा लेता है और उसमें से उन्हें कमीशन मिलता है टैक्स के बाद का 12 लाख रुपीज पर ईयर का। कंसिडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% एंड टैक्स रेट 40%। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, सजेस्ट वेदर द अपोलो हॉस्पिटल परचेज मशीन और नॉट। तो हमें उन्हें सजेशन भी देनी है और यहाँ पर पीवी फैक्टर दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते 1 डिवाइडेड बाय 1.10 से, क्योंकि 10% यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पहला डिप्रिसिएशन का। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 80 लाख और लाइफ है 8 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू है 8 लाख। तो उसके ऊपर से हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखा। हम पहले कॉस्ट लेते हैं, उसमें से रेसिडुअल वैल्यू लेस करते हैं और उसको एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो 80 लाख में से 8 लाख माइनस किए, 8 ईयर से उसको डिवाइड करना है। तो 72 लाख को 8 ईयर से डिवाइड किया, हर एक ईयर का डेप्रिसिएशन आया 9 लाख। अभी हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम न्यू मशीन। तो कैश फ्लो फ्रॉम न्यू मशीन निकालने के लिए पहले हमने ग्रॉस रेवेन्यू लिया, मतलब जो रेवेन्यू इससे जनरेट होने वाला है वो लिया 40 लाख रुपीज का। तो पहले हमने ग्रॉस रेवेन्यू लिया। अभी उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है जो गिवन है वो माइनस करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं प्रॉब्लम में 7,50,000। देन डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी हम माइनस करेंगे 9 लाख का। तो बैलेंसिंग अमाउंट आई 23,50,000। तो अभी इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। तो टैक्स हमें 40% बताया है, तो हमने जो टैक्स है वो 40% निकाला है इस अमाउंट के ऊपर, मतलब 23,50,000 के ऊपर हमने क्या किया है 40% निकाला है, तो वो आया 9,40,000। तो वो हमने माइनस किया। अर्निंग आफ्टर टैक्स आई 14,10,000। अभी हमें कैश फ्लो जब निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है, तो हमने 9 लाख का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया 23,10,000। अभी अगर हम खुद की मशीन लेंगे तो हमें जो कमीशन मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, तो उसका लॉस हम लेस करेंगे। तो लेस लॉस कमीशन इनकम जो गिवन है प्रॉब्लम में 12 लाख का। तो एडिशनल कैश फ्लो फ्रॉम न्यू मशीन जो है वो आया है 11,10,000 का। तो इस तरह से हमने पहले कैश फ्लो का, एडिशनल कैश फ्लो का कैलकुलेशन कर लिया। अभी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो 8 ईयर में हमें जो एडिशनल रेवेन्यू आने वाला है वो है 11,10,000 का। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो है, यहाँ पर देखिए हमें इंडेक्स दिया हुआ है। प्रॉब्लम में हमें इंडेक्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी 8 ईयर जो है, 8 ईयर की जो पीवी फैक्टर है वो है 0.467। और हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, तो वो रेवेन्यू 30 लाख पर ईयर जनरेट हो रहा है। तो 30 लाख पर ईयर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा जो इनकम है वो 80 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो फोर्थ ईयर में ही रिकवर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो पीवी फैक्टर दिया हुआ था इनकी टोटल की, तो ये जो पीवी फैक्टर है ना इनकी क्या की, टोटल की। तो टोटल हमारी आई 5.334। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे 8 साल की, 8 ईयर्स का रेवेन्यू जो है वो कितना आने वाला है, विल बी 11,10,000। तो हमने उन पीवी फैक्टर की टोटल की तो वो आई 5.334। तो 11,10,000 को 5.334 से मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू आई 59,20,740। अभी हमने सैलवेज वैल्यू जो थी 8 ईयर की, मतलब 8 ईयर का पीवी फैक्टर लेकर सैलवेज वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो सैलवेज वैल्यू आई हमारी 3,73,600। अभी दोनों की टोटल की, मतलब ये हमारा रेवेन्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, और रेसिडुअल वैल्यू से हमें कितना अर्न होगा, 3,73,600। अभी टोटल इनकी दोनों की करके 62,94,340 आ रहा है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है 80 लाख की, उसमें से हमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा 62,94,340। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट से कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आ रही है 17,05,660। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हमें क्या दिखा रहा है कि अगर हम इस अमाउंट को 80 लाख से, मतलब इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर जो है 1 से कम आ रहा है, 0.7868। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ऑलरेडी निगेटिव है, क्योंकि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे हमारे हमको मिलने वाली जो इनकम है वो कम है 17,05,660 से। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी लेस देन 1 है। सो अपोलो हॉस्पिटल शुड नॉट परचेज दिस मशीन, इट नॉट वर्थवाइल टू परचेज द मशीन एट ऑल। इस तरह से हमने सजेशन दी कि ये मशीन नहीं परचेज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है कि उस मशीन से हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ओवरऑल वो ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमने कैलकुलेशन करके देखा कि अपोलो हॉस्पिटल जो है उन्होंने 80 लाख का प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट किया, 8 लाख की सैलवेज वैल्यू है आफ्टर 8 ईयर के बाद, तो हमने कैलकुलेशन किया उनका जो रेवेन्यू है जनरेटेड, तो उसका यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें ऐसा दिखा कि जो
अमाउंट है वो कम आ रही है, सो उन्होंने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और एक करेक्शन है इस प्रॉब्लम में, यहाँ पर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो जनरेटेड रेवेन्यू है वो 30 लाख का नहीं है, तो वो है 40 लाख का, 40 लाख पर ईयर। इसलिए हमने जो है यहाँ पर 40 लाख लिए हैं आंसर में। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 40 लाख कहाँ से आए, तो वो प्रॉब्लम में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है ये 30 लाख नहीं है, 40 लाख ही है, लेकिन प्रॉब्लम में देते वक्त बाय मिस्टेक वो 30 लाख हुए हैं। तो ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 30 लाख नहीं है, 40 लाख है। वहां पर भी आप, अगर आपके पास बुक होगा तो करेक्शन आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो में हमने नंबर 5 एंड नंबर 6 इस तरह के दो प्रॉब्लम जो है वो कवर किए हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 6 था अपोलो हॉस्पिटल का, ये उसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। देन हमने एडिशनल कैश फ्लो जो न्यू मशीन से जनरेट होगा वो निकाला है। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो माइनस में आई है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हमारा 1 से कम आया है, तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।